नमस्कार दोस्तों, 2 नवंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल है द शिफ्टिंग ट्रेजेक्टरीज ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देखिए 2+2 मीटिंग जो हुई है फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स इंडिया यूएस, उससे रिलेटेड बहुत से व्यू पॉइंट आ रहे हैं। एक और व्यू पॉइंट है चाइना के अगेंस्ट एग्रीमेंट है, लेकिन यहाँ पे जो व्यू पॉइंट दे रहे हैं ऑथर, पहली बात तो आप देखिए इसको लिखा किसने, एम के नारायण साहब ने लिखा है। ये पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो रखे हैं। अब बात यह है कि इंडिया के करंट स्टैंड को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा कि ये सही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम जो यूएस के साथ अच्छे रिलेशन कर रहे हैं उसके चलते हमारे चाइना के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे, रशिया के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे, ये करना सही नहीं है। तो जो प्रेजेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो कि प्रो यूएस हो रखा है, जो कि प्रो क्वाड हो रखा है, उसको एम के नारायण साहब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी कितना सही कितना गलत ये आप अपने हिसाब से एसेस करो, इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, द कमाला मूवमेंट इन इंडियन अमेरिकन पॉलिटिक्स। यहां पे दोस्तों बहुत ही आइडियोलॉजिकल लेवल पे जो इंडियन अमेरिकन हैं वो यूएस में वोटिंग किस तरीके से डालते हैं उसके बारे में पॉइंट आउट किया गया। बहुत ही स्पेसिफिक आर्टिकल है और कुछ स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स दिए हैं जो कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अलग से तो डिस्कस नहीं करूंगा, छोटा बहुत मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। देखिए कहीं ना कहीं ऑथर इस आर्टिकल में ये बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंट रूलिंग बीजेपी की सरकार है वो जो कल्चरल हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट करती है एंड माइंड इट, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट है इसको राइट विंग गवर्नमेंट समझा जाता है, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फैला रही है, वो एक अलग चीज है। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी, एक रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी है। ज्यादातर जो इंडियन अमेरिकन हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते हैं, रिपब्लिकन पार्टी को कम वोट देते हैं। जब हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में 2016 में इलेक्शंस हो रहे थे, तो उस समय पे डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा था कि इंडियन अमेरिकन, मतलब जो टोटल 100% इंडियन अमेरिकन हैं उसमें आप कह सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने वाले लोग थे 16% और हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट करने वाले लोग थे 77%। देखिए यहां पे लिख रखा है, पूरा स्टैटिस्टिक्स आपको यहां पे दे रखा है। तो भैया 2016 में हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट करने वाले इंडियन अमेरिकन कितने थे? 77%। डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने वाले 16%। ये 2016 का फिगर था, अगर आप 100% मान लो इंडियन अमेरिकन को। लेकिन इस बार 2020 में सिचुएशन थोड़ी बदल चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बदली है। अब इंडियन अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप को 22% सपोर्ट कर रहे हैं और जो उनके दूसरे अपोजिशन वाले हैं जो बाइडन, उनको 68% लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी बढ़ी है बट उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है जो कि ये दिखाना चाह रही है कि भैया हम लोग रिपब्लिकन की साइड है, डेमोक्रेटिक की साइड नहीं है, ये ऑथर बोल रहे हैं। हालांकि ये भी मेरे हिसाब से गलत है। हमारी जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से ये नहीं दिखाना चाहती कि वो डेमोक्रेटिक की साइड है, वो रिपब्लिकन की साइड है। हमारी रूलिंग गवर्नमेंट रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रही है अमेरिका से। आज की डेट में जब रिपब्लिकन्स पावर में हैं तो उनसे रिश्ते अच्छे करेंगे, कल की डेट में जो बाइडेन जीत के आ जाते हैं, डेमोक्रेटिक ताकत में आ जाते हैं, तो उनसे अच्छे रिश्ते कर लेंगे। ऑथर यहाँ पे एक अलग ही लेवल की आइडियोलॉजी लगा रहा है। ऑथर ये बोल रहा है कि जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है, तो जो हिंदूज रहते हैं इंडियन अमेरिकन में उसको प्रमोट कर रहा है, लेकिन वहां के जो डेमोक्रेट हैं वो सिर्फ हिंदूज को नहीं बाकी धर्म के लोगों को भी देखते हैं। तो इस तरीके की बातें दोस्तों इस आर्टिकल में बोली गई हैं। बहुत ही इंटरनल लेवल पे आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट को सामने लेके आया गया, तो बहुत ज्यादा देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है चीजों को, जिसको स्किप करके आगे बढ़ सकते। कमाला हैरिस जी की बात की जाए तो कमाला हैरिस जी का जो आप कह सकते हो बैकग्राउंड है वो इंडियन है, ठीक है ना। तो बीजेपी का जो कल्चरल नेशनलिज्म है उसके अगेंस्ट यहां पे बात की जा रही है। बीजेपी के कल्चरल नेशनलिज्म को हिंदू आइडियोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। और जब कमाला हैरिस उस पिक्चर में आती है तो ये खुद इन्होंने इंटरफेथ शादी की है, इनके पेरेंट्स इंटरफेथ के थे, तो वो हिंदू बीजेपी वाली आइडियोलॉजी सेटअप नहीं होती है। अब इस तरीके की बातें हैं। अब आपको पता ही द हिंदू में ज्यादातर जो आर्टिकल्स आते हैं वो एंटी गवर्नमेंट ही आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फियर्स कॉन्टेस्ट। यूएस इलेक्शंस को खत्म होने में 2 दिन बाकी हैं। 3 नवंबर की आखिरी यूएस इलेक्शन की डेट है। आज 2 नवंबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब यहां पे होने क्या वाला है, अभी के लिए जो ओपिनियन पोल्स होने उसमें जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को पीछे करके आगे चल रहे हैं 7.8%। बट जो कॉन्टेस्ट है वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा एक दूसरे के पास है कि हो सकता है कि केस अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाए। और अगर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के पास केस चला गया तो वो मोस्ट प्रॉब्ली रिपब्लिकन कैंडिडेट के फेवर में आ सकता है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में आ सकता है। क्या बोला गया इस आर्टिकल में, इसको देखेंगे। नेक्स्ट, साइंस ऑफ ईजिंग।
यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोविड-19 के जो नंबर ऑफ केसेस हैं डेली वो घट रहे हैं इंडिया भर में, लेकिन हमें रूरल इंडिया में इस चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा प्रॉपर चैनल से कि सच में केस घट रहे हैं या नहीं घट रहे हैं। इसको एचआईवी के केसेस का जो स्टैटिस्टिक्स है उससे भी कंपेयर किया गया है। तो इस आर्टिकल को मैं आपको समझाऊंगा। आगे चलते हैं। फॉर चाइना लूज लूज इलेक्शन, ये आर्टिकल मुझे अच्छा लगा। चाइना के अंदर जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, उनका ये बोलना है कि चाहे जो बाइडेन इलेक्शन जीते, चाहे डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते, चाइना के साथ यूएसए के रिश्ते कुछ खास बहुत अच्छे होने वाले हैं नहीं। हाँ, जो बाइडेन थोड़े ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो यहां पे अगर जो बाइडेन भी जीतते हैं तो भी जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के अगेंस्ट किया है, जो बाइडेन उसको रिवर्स नहीं करने वाले हैं। हो सकता है कि वो ट्रेड वॉर को थोड़ा सा पैसिफाई कर दे, कम कर दें, क्योंकि ओवरऑल यूएसए में एक एंटी चाइना सेंटीमेंट चल रहा है कोविड-19 के बाद। तो क्या पॉइंट्स कहेगा यहाँ पे, ये देखेंगे। अगला आर्टिकल दोस्तों मीडिया से रिलेटेड है, हर मंडे को आता है, तो उसको मैं वैसे स्किप करता हूं। इन दिस आर्टिकल सिक्योर फ्यूचर फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इसके बारे में अभी देखिए डिटेल में डिस्कस करने का समय है नहीं। इससे रिलेटेड एक न्यूज मैंने आपको पढ़ाई थी, 3 लेबर रिफॉर्म्स 2020 एक्सप्लेन। तो लेबर रिफॉर्म्स मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी, इस वीडियो को जाके देख लीजिए। तो ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इनमें क्या बताया गया ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाएगी और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए आप चैनल पर ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं, आपको और वीडियोस मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स के रिप्लाई दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अब बात करते हैं शिफ्टिंग ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, न्यू दिल्लीज डिप्लोमेटिक स्किल्स विल बी टेस्टेड नाउ दैट द कंट्री इज इफेक्टिवली अ पार्ट ऑफ यूएस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। यहां पे नारायण साहब एक चीज गड़बड़ बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि देखिए रिसेंटली अभी जो 2+2 समिट हुआ था, वहां पे इंडिया और यूएस ने बेसा साइन किया, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पैटियल कोऑपरेशन। यानी कि अब इंडिया ये जो बेसा एग्रीमेंट है यूएस का, इसको साइन कर चुका है। 4 के 4 जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है सब इंडिया यूएस के साथ साइन कर चुका है, जिसे ओमिया कह लीजिए, लेमोआ कह लीजिए, कॉमकासा कह लीजिए, बेसा कह लीजिए। और नो डाउट इससे इंडिया को मदद मिलेगी, बायोलेटरल कोऑपरेशन बढ़ेगा, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ेगा, हम उसकी लॉजिस्टिक फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारी लॉजिस्टिक फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी जो हाईली क्लासिफाइड इंटेलिजेंस और डिफेंस इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलेगी। तो डेफिनेटली इट इज अ पुश। इंडिया की जो जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है उसके लिए ये चीज इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फाउंडेशनल मिलिट्री पैक्ट्स है, यूएस गवर्नमेंट बहुत पहले से कोशिश कर रही है कि वो इंडिया के साथ साइन करे। यूएस गवर्नमेंट ने इन 4 मिलिट्री पैक्ट्स को दुनिया भर की बहुत अलग अलग कंट्रीज के साथ साइन कर रखा है। इंडिविजुअल पैक्ट्स में कुछ अलग चीजें हो सकती हैं, बट ओवरऑल यूएस ने दुनिया भर में बहुत सी कंट्रीज के साथ इस तरीके के पैक्ट साइन किए। वो ये चाहते थे कि इंडिया भी इनको साइन करे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी प्रीवियस रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो इनको साइन नहीं करना चाहती थी। अब एमके नारायण साहब कांग्रेस पार्टी के दौरान पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, तो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में जो उनकी अप्रोच होगी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की जो अप्रोच रहेगी फॉरेन पॉलिसी में वैसी होगी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय पे यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट को साइन करने में ज्यादा इंडियन कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन आया है वो ये कहता है कि नहीं भाई, हम यूएस के साथ एक लेवल के आगे जाएंगे। अब उसकी कुछ और वजह भी हैं। गलवान वैली का इंसिडेंट देखिए, चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसको अपीज करने की कोशिश इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की और जिसको अपीज करने की कोशिश बीजेपी ने की। बीजेपी ने भी बहुत मक्खन मारा है चाइना को, और नेशनल कांग्रेस ने तो मक्खन मारा ही मारा है। लेकिन जब आप किसी को एक लिमिट से ज्यादा मक्खन मारते हो तो वो अपनी औकात से बाहर चला जाता है और चाइना चला गया है। तो कहीं ना कहीं उस केस में उसके खिलाफ कुछ करना जरूरी है। अभी खिलाफ करने के लिए यहाँ पे बहुत सी चीजें हो रही हैं, जैसे क्वाड को प्रमोट कर रहा है इंडिया, ये जो 4 सिक्योरिटी एग्रीमेंट से इसको साइन किया है। लेकिन ये 4 सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स ऑथर बोलता है कि एक प्राइस टैग के साथ आते हैं। तो भले ही इंडिया इन 4 सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स को साइन करके यूएस से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद ले, मिलिट्री इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर ले, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हो जाए, बट कहीं ना कहीं इसका एक प्राइस टैग है। और प्राइस टैग एमके नारायण के हिसाब से यह है कि भले ही इंडिया ये बोल रहा है कि हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सेव करके रखा है, और जब इंडियन गवर्नमेंट से सवाल पूछा जाता है कि आप यूएस के साथ इन मिलिट्री एग्रीमेंट्स को साइन करते चले जा रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वायलेट नहीं होगी,
तो हमेशा यूएस ये इंडिया की गवर्नमेंट ये बोलती कि भैया इन पैक्ट्स में हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए इनफ एग्रीमेंट्स को इंक्लूड कर रखा है, तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं ब्रेक होगी। लेकिन कहीं ना कहीं फाउंडेशन एग्रीमेंट्स को साइन करके जो यूएस की सरकार है उसने इंडिया को एक ऐसे कोalition में खींच लिया है जो कि एंटी चाइना विजिबली नजर आ रही है। और ये सिर्फ इन सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स में नहीं हो रहा है, ये मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस में भी हो रहा है, ये ग्रुपिंग में भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नारायण साहब ये बोल रहे हैं कि देखिए इंडिया और चाइना के जो रिश्ते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, इस तरीके के ग्रुपिंग्स में इंडिया का जाना ये अच्छा नहीं है। बट कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है वो इंटेंशनली ऐसा कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना को भी ये सिग्नल भेजना जरूरी है कि भाई हम आपसे एक लिमिट से ज्यादा दब नहीं सकते। अगर चाइना के साथ रिश्ते अच्छे करने की बात की जाए तो भैया डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 का हुआ, उसके बाद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से अच्छे रिश्ते बना के रखे। वुहान समिट हुआ, ममलापुरम समिट हुआ, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं जो चाइनीज एग्रेसिव एम्बिशंस है वो कम नहीं हुए, जिसके चलते इंडिया को मजबूरी एक यूएस लेड अलायंस में जाना पड़ गया। कहीं ना कहीं ये जो एम.के. नारायण साहब है जिन्होंने ऑथर को लिखा है वो इस पॉलिसी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, और ठीक भी है, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनका अपना एक व्यू पॉइंट है, पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। इनका व्यू पॉइंट क्या है, मतलब नारायण साहब ये बोल रहे हैं कि आप एंटी चाइना ग्रुपिंग में मत जाओ, तो ठीक है, अल्टरनेटिव क्या है इंडिया के पास? तो नारायण साहब का ये कहना है कि सबसे पहले तो इंडिया को अपने इमीडिएट नेबरहुड में ध्यान देना चाहिए। हमारे इमीडिएट नेबरहुड में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, हमेशा से ये कंट्रीज इंडिया के कल्चरल इन्फ्लुएंस में आती थी। अब कहीं ना कहीं श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में चाइना भी एंट्री मार रहा है और यूएस भी एंट्री मार रहा है। तो कहीं ना कहीं एक एंटी चाइना ग्रुप बनाने के चक्कर में इंडिया का इन्फ्लुएंस फर्दर कम हो सकता है इन कंट्रीज से, ऐसा एम.के. नारायण साहब ने बोलना है। और कहीं ना कहीं इंडिया को सर्कल करने के लिए चाइना इन कंट्रीज में घुसने की कोशिश कर रहा है। अब ये बात तो देखिए सच है दोस्तों कि चाइना इन कंट्रीज में घुसने की कोशिश जाने कब से कर रहा है, अभी की बात नहीं है। तो मालदीव की बात की जाए तो मालदीव ने यूएस के साथ एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया है ताकि चाइनीज एक्सपेंशनिज्म को रोका जा सके। फिर यहाँ पे यूएई इजराइल की इशू को घुसेड़ दिया नारायण साहब ने। नारायण साहब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इशू को नहीं, बहुत सारे इश्यूज को घुसेड़ रहे हैं। तो अब नारायण साहब ये बोल रहे हैं कि भैया ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसराइल की जो डील हुई है, इससे जो वेस्ट एशिया में डिस्टर्बेंस है वो बढ़ सकती है। इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वेस्ट एशिया में इंडिया के एसेट्स ना खराब हो जाएं, हम बहुत ज्यादा प्रो इसराइल ना नजर आए, हमारी जो ईरान से दोस्ती है वो बनी रहे। तेल अवीव अपना ही एजेंडा चला रहा है वेस्ट एशिया में, ईरान के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक कोलिशन बना रहा है। अभी अगर हम इसराइल के साथ और यूएई के साथ एक लिमिट से ज्यादा इन्वॉल्व नजर आएंगे तो हम एंटी ईरान नजर आएंगे, जो हमारे लिए सही नहीं है। और ईरान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो जरूरी है। कहीं ना कहीं यहां पे एम.के. नारायण साहब बात सही कर रहे हैं। इंडिया को चीजों को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? चाइना और यूएस को बैलेंस करना है। दूसरी बात, वेस्ट एशिया के रीजन में ईरान और इसराइल को बैलेंस करना है। तो ना हम बहुत ज्यादा प्रो इसराइल नजर आए, ना ही हम बहुत ज्यादा एंटी ईरान नजर आए। उसका रीजन ये है कि इसराइल भी एक बहुत स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन से चलने वाला देश है। ऐसा नहीं कि कल की डेट में चाइना के साथ इंडिया के वॉर शुरू हो गया तो इसराइल हमारी मदद के लिए आएगा, कुछ मदद के लिए नहीं आएगा। इसराइल के जितने अच्छे रिश्ते इंडिया के साथ हैं उससे ज्यादा अच्छे रिश्ते चाइना के साथ हैं। चाइना इकोनॉमिकली इसराइल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसराइल, यूएई, इन सब का जो कोलिशन बनता नजर आ रहा है बहरीन का वेस्ट एशिया में, जरूरी है इंडिया के लिए। बिल्कुल इंडिया उस चीज को ओपनली सपोर्ट ना करे और इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया है। फिर अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान में जो तालिबान ग्रुपिंग है, इंडिया हमेशा एंटी तालिबान ग्रुपिंग रहा है और जरूरी भी है, क्योंकि तालिबान का वन पॉइंट एजेंडा है वायलेंस। लेकिन कहीं ना कहीं अब तालिबान पीस टॉक्स चल रही हैं तो इंडिया को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और इस हद तक इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि हम वहां की इंटरनल राजनीति में ना फंस पाए, वहां के क्वैगमायर में ना फंस जाए, क्योंकि वहां फंस के यूएसएसआर जैसे देश भी रो चुके हैं। तो इंडिया बिल्कुल ही उससे दूर रहना चाहता है। प्लस यूएस के साथ जो इंडिया के अच्छे रिलेशन है वो कहीं ना कहीं इंडिया की शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडिंग है उसको ना कमजोर कर दे। क्योंकि इंडिया यूएस के साथ अच्छे रिलेशन कर रहा है और जो शांघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट है उसका भी इंडिया मेंबर है, तो शांघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट तो एक एंटी नाटो अलाउंस की तरह बना था, और इस एंटी नाटो अलायंस में रशिया चाइना दोनों है। तो अब अगर इंडिया यूएस के मिलिटरली इतना करीब जा रहा है तो कहीं ना कहीं शांघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट में चाइना और रशिया के साथ डील करने के लिए इंडिया की डिप्लोमेटिक स्किल्स बहुत हाईएस्ट लेवल पे चाहिए। क्योंकि एज ए स्ट्रेटेजिक अलाई हम रशिया को नहीं छोड़ सकते, ऐसा एम.के. नारायण साहब ने बोलना है। अभी देखिए रशिया बहुत लंबे समय तक एक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेटेजिक अलाई नहीं है वो इंडिया का। 1962 में जब चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया, रशिया ने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, रशिया इंटरफियर ही नहीं किया। यूएस ने तो फिर भी बाद में इंडिया का सपोर्ट किया था, ठीक है ना। उनका वॉरशिप गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर घुस गया था इंडियन ओशन में, चाइनीज फोर्सेस बैक ट्रैक कर रही थी।
बट रशिया की तरफ से कोई हेल्प नहीं आई थी उस समय पे। और कहीं ना कहीं चाइना और रशिया के रिलेशंस लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे इंडिया को अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बहुत डेफ्ट और बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेने, बस यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। और ऑलरेडी वो प्लानिंग सेंट्रल लेवल पे हो ही रही। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब एस जयशंकर साहब बहुत ही काबिल इंसान है, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो अच्छे ही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। अ फियर्स कॉन्टेस्ट ऑन यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स। भैया यूएसए में प्रॉपर इस समय पे कहते हैं ना कि इलेक्शन प्रॉपर मोड में आ गए। 3 नवंबर को फाइनल डे है, देखते हैं क्या होने वाला है। तो विद लेस देन 2 days अंटिल वोटिंग एंड्स इन 2020 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ओपिनियन पोल्स के रिजल्ट पे देखा जाए, ओपिनियन पोल में साफ साफ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट, ये जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है डेमोक्रेटिक पार्टी के, जो बाइडन, ये जीत रहे हैं। ओपिनियन पोल्स दिखा रहे हैं कि जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप से 7.8% ज्यादा वोट पा रहे हैं। अब देखिए, एक वेबसाइट है, वहां पे बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स दिखाए, जिसने ये बोला कि 100 में से 90 बार बाइडन जीतेंगे। मतलब कुल मिला के जो बाइडन यहां पे ट्रंप को हराते हुए नजर आ रहे हैं। ओपिनियन सर्वेज में तो यही नजर आ रहा है। लेकिन यहां पे अब कुछ हिकअप्स भी हो सकते हैं। अगर आप बात करो डोनाल्ड ट्रंप की, जब उन्होंने इलेक्शन जीता था तो 2016 में उनका कैंपेन क्या था? अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका के मिडिल क्लास वर्कर्स को जॉब दूंगा, फॉरेनर्स और इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट एक जंग सी छेड़ दी है, जो बाहर के लोग आके अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में घुसे हुए हैं, दूसरे सेक्टर्स में घुसे हुए हैं, कंसल्टेंसी में घुसे हुए हैं, इनको बाहर निकालो, अमेरिकन को जॉब फर्स्ट दो। ये सब चीजों ने कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को जिताया था 2016 के इलेक्शंस में। कहीं ना कहीं हिलरी क्लिंटन की जो खराब इमेज हो गई थी वो भी एक रीजन था। तो पॉलिटिकल डिविडेंड्स मिले हैं ट्रंप साहब को अपने इस रिटोरिक के चलते, अपने इस एजेंडा के चलते। लेकिन ये जो एजेंडा है वो कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद किस तरीके से सामने आएगा ये नहीं पता है। तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ये बोल रहे हैं कि प्रो अमेरिका, अमेरिका के अंदर जो भी जॉब्स होंगी वो अमेरिकन के लिए होंगी, बाहर वालों को हम उतना वेलकम नहीं करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का 1 पॉइंट एजेंडा रहा है। अब इस एजेंडा का फायदा मिला है कोविड-19 के बाद। इस एजेंडा का फायदा किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा, इस बात पे थोड़ी बहुत डाउट समझ में आ रहा है। कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की डिसीजन मेकिंग को चेओटिक कहा जाता है। देखिए क्या बोला गया है, चेओटिक एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने मास्क के लिए डिस्डेन दिखाया, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को बहुत लेट लगाया। जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के सामने 2 चॉइसेस रखी गई कि सर या तो लॉकडाउन लगा लीजिए, नहीं तो वायरस फैल जाएगा, और नहीं तो आप लॉकडाउन लगाओगे तो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। तो ट्रंप ने बोला कि भाई लॉकडाउन उस लेवल का उन्होंने लगाया नहीं, मास्क के प्रति डिस्डेन दिखाया, सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं, और कहीं ना कहीं अमेरिका में कोरोना वायरस फैल गया। बाद में तो डोनाल्ड ट्रंप को खुद ही कोरोना वायरस हो गया था। लेकिन ये करने के चक्कर में भी अमेरिका में एक ऐसा तबका था जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था, जिसमें कॉर्पोरेट्स भी आते हैं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पे इकोनॉमी को ओपन रख रहे थे। अगर यूएस की इकोनॉमी बंद होती है, भाई किस लेवल का कैटास्ट्रॉफिक डैमेज होगा, इस चीज को समझ पाना मुश्किल है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल डिसीजन था। उन्होंने इकोनॉमी को ध्यान दिया, उन्होंने लाइवलीहुड पे ध्यान दिया, ना कि लाइफ्स पे। और उसका जो खामियाजा है वो यूएसए भुगत रहा है। आप देख ही सकते हैं कितने लाख, 2 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं यूएसए में। चलिए अब कोई बात नहीं। अब बात दोस्तों ये है कि इलेक्शन पे आ जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो गलती की, ठीक है, कोविड-19 की हैंडलिंग उन्होंने सही से नहीं की। अभी भी उनका एक ऐसा वोटर बेस है जो कि उनके इन डिसीजन को सपोर्ट करता है कि अमेरिका की जॉब्स अमेरिकन को मिलेंगी, बाहर वालों को हम जल्दी नहीं आने देंगे। ये सब चीजें अभी भी चालू है। अब यहां पे इलेक्शन से पहले क्या क्या पॉलिटिक्स चल रही है देखिए। मिस्टर बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप एंड में जितने भी वोट्स पाएंगे उन वोट्स की होगी काउंटिंग। अब वोटिंग मेथड चेंज हो गया है पैंडेमिक के दौरान। पैंडेमिक के दौरान जो वोटिंग पैटर्न है उसमें अर्ली वोटिंग यानी वोटिंग को बहुत पहले शुरू कर दिया गया, मेल इन वोटिंग, एब्सेंटी वोटिंग, ये 3 तरीके की वोटिंग शुरू हो गई। नॉर्मल कर इन पर्सन वोटिंग होती है। इन पर्सन वोटिंग मतलब आप एक पोलिंग बूथ में गए, आपने जाके वोट डाल दिया। इन पर्सन वोटिंग के अलावा ये जो मेल इन वोटिंग है, जिसमें पोस्ट कार्ड के थ्रू वोटिंग होती है, ठीक है। मेल इन वोटिंग को मैंने पहले के एडिटोरियल में समझा रखा है। इस मेल इन वोटिंग को मिस्टर ट्रंप ने ओपनली एक्यूज किया है। उन्होंने बोला है कि इस मेल इन वोटिंग में फ्रॉड होता है, ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्पिरेसी है, ये मुझे हराने का एक तरीका है। यानी ओपनली मिस्टर ट्रंप ये बोल चुके हैं कि मेल इन वोटिंग में करप्शन, फ्रॉड हो चुका है। जबकि इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन में जो एफबीआई के हेड हैं, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, मेल इन वोटिंग से ऐसा कोई लॉन्ग टर्म डैमेज है नहीं। तो अब होने यहां पे क्या वाला है, ये बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। देखिए, 90
मिलियन वोट्स कास्ट हो चुके हैं। 9 करोड़ वोट तो ये जो आपके यही तरीके बताए ना मैंने आपको, एब्सेंटी वोटिंग, मेल इन वोटिंग, इसी से कास्ट हुए हैं। और बहुत सारे लोग 1, 2 और 3 नवंबर को भी वोट डालेंगे। तो बहुत सारे रिपब्लिकन के सपोर्टर, बहुत सारे ट्रम्प के सपोर्टर और खासकर जो ट्रम्प के लॉयल सपोर्टर्स हैं वो इन पर्सन जाके वोटिंग डालेंगे। अभी जब वोट की काउंटिंग होगी और इन पर्सन वोट्स की काउंटिंग पहले होगी तो शुरू में तो ये समझ में आएगा कि मिस्टर ट्रम्प बहुत सिग्निफिकेंट लीड में है। लेकिन जब मेल इन वोटिंग, एब्सेंटी वोटिंग प्ले में आएगी तब कहीं ना कहीं हो सकता है जो बाइडेन आगे निकल जाए। तो अगर मेल इन वोटिंग और एब्सेंटी वोटिंग के चलते जो बाइडेन मिस्टर ट्रम्प से आगे निकल जाएंगे तो मिस्टर ट्रम्प तो पहले ही बोल चुके हैं कि मेल इन वोटिंग में वोटिंग फ्रॉड होता है। और जब वो इस वोटिंग फ्रॉड को अलेज करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा केस है वो पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट ऑफ अमेरिका में। और अगर ये चीज फेडरल कोर्ट ऑफ अमेरिका में पहुंच गई तो एक ऐसा ही केस 2000 में भी फेडरल कोर्ट ऑफ अमेरिका में पहुंचा था, जहां पे रिपब्लिकन जॉर्ज डब्ल्यू बुश के फेवर में बात कही गई थी, जबकि इनके जो अपोजिशन में पर्सन थे उनको ज्यादा वोट मिले थे। तो बात यहां पे यह है कि जो रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ ये था दोस्तों कि एक कंजर्वेटिव जज है जिनका नाम है एमी कॉनेट बैरेट। इनको बहुत तेजी में अपॉइंट किया गया एज द जज ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ यूएसए। रिपब्लिकन कंट्रोल्ड सेनेट ने, रिपब्लिकन पार्टी वही पार्टी है जिसके डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने जल्दी से एमी कॉनी बैरेट को अपॉइंट कर दिया। अभी ऐसा नहीं है कि एमी कॉनी बैरेट पूरी तरीके से ट्रंप सपोर्टर है, वो एक न्यूट्रल सपोर्टर है, बट कहीं ना कहीं रिपब्लिकन पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया है जज सुप्रीम कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो अल्टीमेटली एट द एंड ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि शुरुआत में जब इन पर्सन वोटिंग होगी तो ऑब्वियसली बात है लीड में कौन रहेगा, ट्रंप। बाद में एब्सेंटी मेल इन वोटिंग के जब वोटिंग रिजल्ट्स को काउंट किया जाएगा तो हो सकता है जो बाइडेन लीड में आ जाए। जब जो बाइडेन लीड में आएंगे तो ऑब्वियसली बात है डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि भाई फ्रॉड हुआ है, इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, गलत हुआ है। जब इलेक्शन फ्रॉड की बात आएगी केस फेडरल कोर्ट में पहुंच जाएगा और फिर फेडरल कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसने इलेक्शन को जीता है। तो यहाँ पे पूरी एक प्रॉपर मोडस ऑपरेंडी नजर आ रही है। अब ये मोडस ऑपरेंडी किस हद तक सक्सेसफुल होती है, किस हद तक फेल होती है, ये तो समय ही बताएगा। ज्यादा समय बचा नहीं है, 3 नवंबर के बाद वोटर्स की जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी, देखते हैं क्या होगा। अब आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे, साइंस ऑफ ईजिंग इंडिया कोविड-19 फाइट। अब देखिए आर्टिकल में किस तरीके से शुरुआत हो रही है। आफ्टर रिपोर्टिंग ओवर 97,615 नोवल कोरोना वायरस केसेस सितंबर 11 को भैया इतने केसेस आए थे इंडिया में कोरोना वायरस के। अगर देखा जाए एक दिन में एक कंट्री में जो सबसे ज्यादा केसेस आए हो तो 30 अक्टूबर को यूएसए में 99,780 केसेस आए थे। फॉर्चुनेटली इंडिया में 11 सितंबर को 97,650 केसेस के बाद केसेस धीरे धीरे नीचे जाने शुरू हुए हैं। 25 अक्टूबर से लेकर अब तक 50,000 केसेस से कम आ रहे हैं एक दिन में। एक दिन बस 50,000 से थोड़ा ज्यादा हुए थे। और इसमें एक जो अच्छा पॉइंट हमारे सामने निकल के आ रहा है कि टेस्टिंग कम नहीं हुई है। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स अभी भी मिशन मोड में टेस्टिंग कर रहे हैं, उनको पता है। देखिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश भी कुछ हद तक ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कोरोना वायरस बहुत तेजी से, बहुत स्पीड में फैला था। तो ये जरूरी है कि यहाँ पे टेस्टिंग चालू रखी जाए। ये हैवी इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे चेक करना कोरोना वायरस को बहुत जरूरी है। तो अब यहां पे अगर इन स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो क्लियर कट पता चल रहा है कि पैंडेमिक का जो पीक है वो जा चुका है। और ये जो पैंडेमिक का पीक था ये शुरू कहां से हुआ था, जो मेजर डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज है ना, मुंबई और दिल्ली जैसी, यहां से हुआ था। लाखों की तादाद में लोग इन्फेक्ट हुए, हजारों की तादाद में लोग मरे हैं। लेकिन अब डेफिनेटली एक स्लो डाउन हो रहा है इस कोविड-19 में। अब आप देखो कि शुरुआत में जो कोविड-19 फैला वो अर्बन एरियाज में फैला और अर्बन एरियाज से वो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में घटा। रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में भी डेली केसेस बढ़े थे, डेथ्स बढ़ी थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हुई। बात ये है दोस्तों कि जिस लेवल पे अर्बन एरियाज में डेली डेथ्स और केसेस को रजिस्टर किया जा रहा है और जिस तरीके से अर्बन एरियाज में टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, आइसोलेशन किया जा रहा है, क्या रूरल एरियाज में किया जा रहा है? तो रूरल एरिया में जो लोग हैं, अब आप, मैं लखनऊ का हूं, मैं अपने कुछ दिन पहले पेरेंट्स से बात कर रहा था, तो मेरे फादर ने मुझे बताया कि यहाँ तो लग ही नहीं रहा है कोरोना वायरस से। सब लोग बाहर निकल रहे हैं, जो हलवाई है वो समोसे तल रहा है, जलेबियां बट रही हैं, रबड़ी खा रहे हैं लोग। अब ये सब माहौल अच्छा बहुत लगता है, लेकिन कोरोना वायरस के समय में ऑब्वियसली लोगों से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई आप घर के अंदर रहिए, ये सब चीजें मत करिए। लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बाहर घूम रहे हैं लोग। तो जो रूरल हिंटरलैंड है हमारे इंडिया के, उन रूरल हिंटरलैंड में किस हद तक टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि लखनऊ जैसे शहर जो कि अर्बन इलाकों में आते हैं, अगर वहां पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल ही जो गांव बीहड़ के इलाके हैं वहां पे तो टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, आइसोलेशन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सब किस हद तक लोग फॉलो करेंगे पता नहीं।
कुछ गांव से तो ये भी रिपोर्ट निकल के आई थी कि लोग मास्क पहनते हैं तो वहां की कम्युनिटी हंसती कि भाई देखो मास्क पहन रहा है। तो यहाँ पे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि वो भैया रेगुलरली देखते रहें कि क्या सही तरीके से चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अब इससे जो एग्जाम्पल लिया गया वो HIV वायरस के केस से लिया गया। देखिए जो हमारा रूरल, अगर आप महाराष्ट्र और साउदर्न स्टेट्स की बात करिए, अब जब HIV केसेस की बात की जाने लगी तो HIV केसेस आपको पता कब चलेंगे, जब आप टेस्टिंग करोगे। महाराष्ट्र और जो हमारे साउदर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, उन्होंने जब HIV की टेस्टिंग को बढ़ाया तो नंबर ऑफ HIV केसेस भी निकल के आए। जब ज्यादा नंबर ऑफ HIV केसेस निकल के आए तो उसके लिए प्रॉपर मेजर्स लिए गए और कहीं ना कहीं HIV के आउटब्रेक को रोका गया। लेकिन ये चीज उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। उत्तर प्रदेश, बिहार और जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है वहां पे HIV की जो टेस्टिंग है उस लेवल पे नहीं हुई, तो वहां पे HIV के आउटब्रेक को उस लेवल पे रोका गया या नहीं रोका गया, ये उस हद तक क्लैरिफाई नहीं हो पाया जितना महाराष्ट्र साउदर्न स्टेट्स पे हो पाया। सेम गोज फॉर कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स बहुत हद तक अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेस्टिंग पे, ट्रीटमेंट पे और जितने भी तरीके के फिजिकल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल है उस पर अभी भी फोकस रख रहे हैं। बट क्या ये चीज उत्तर प्रदेश में हो रही है, क्या ये चीज बिहार में हो रही है? इस चीज पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर्दियां, विंटर हमारे सर पे खड़े हैं और विंटर के समय पे जो वायरस है वो रिसर्च कर सकता है। और D614G म्यूटेशन कोविड-19 का, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 के खिलाफ जो जंग है वो जारी है, ये सही में जारी है। तो जरूरी यह है कि जब तक एक वैक्सीन नहीं आती तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग, हैंड हाइजीन ये हमेशा फॉलो करिए। और मेरे हिसाब से दोस्तों कोविड-19 ने एक बिल्कुल सिंपल सिग्नल दे दिया है हमको। कोविड-19 से पहले अगर आप हांगकांग जैसे शहरों में जाओगे, वहां वैसे भी हमेशा से ही लोग मास्क पहनते थे। जापान के टोक्यो शहर में जाओगे, वहां वैसे भी, वहां पे मास्क पहनना उनके कल्चर का पार्ट है। मोस्ट प्रॉब्ली अब दुनिया भर के कल्चर का पार्ट बन जाएगा ये मास्क पहनना, मान लीजिए कोविड-19 की वैक्सीन आ भी जाती है तो ये सब बातें इस आर्टिकल में बोली गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर चाइना अ लूज लूज इलेक्शन, बोथ अ सेकेंड ट्रम्प टर्म, अब बाइडेन प्रेसिडेंसी कम लेडन विद पिटफॉल्स फॉर बीजिंग। मतलब कहा क्या जा रहा है कि भैया यूएस के इलेक्शन में कोई भी जीते, चाइना के लिए वो लॉस ही होगी, क्योंकि चाइना ट्रंप के साथ भी डील करने में प्रॉब्लम हो रही हो, चाइना को जो बाइडेन के साथ भी डील करने में प्रॉब्लम होगी। बस इतना बोला जा रहा है कि जो बाइडेन थोड़े से प्रिडिक्टेबल है, मिस्टर ट्रंप तो बिल्कुल ही प्रिडिक्टेबल नहीं है। अब बात यहां पे यह है कि रिसेंट पिछले कुछ सालों में चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर सा छिड़ गया, और ये ट्रेड वॉर छिड़ने के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिस्पॉन्सिबल है। सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि चाइना जैसी कंट्रीज यूएस की इकोनॉमी से जो फायदा उठा रही है यूनिलैटरली, मैं उनको वो फायदा उठाने नहीं दूंगा। और यूएस के बहुत सारे इंपोर्ट्स के ऊपर यूएस ने चाइना के बहुत सारे जो सामान यूएस के अंदर इंपोर्ट होता है उसके ऊपर यूएस ने टैरिफ्स लगा दिए, ट्रेड ड्यूटीज लगा दी। उसके खिलाफ बीजिंग ने भी काउंटर किया, उन्होंने यूएस की चीजों के ऊपर भी ट्रेड ड्यूटी लगा दी। लेकिन अब बात यह है, जब 2016 के इलेक्शंस हुए थे तो किस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को चाइना सपोर्ट कर रहा था? अभी के लिए तो देखिए चाइना बिल्कुल ही डोनाल्ड ट्रंप को अपोज कर रहा है और चाहता है कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन जाए। ओपनली चाइना इस बात को डिक्लेयर कर चुका है। 2016 की बात करिए, 2016 में एक तरफ थी हिलरी क्लिंटन, दूसरी तरफ थे डोनाल्ड ट्रंप। हिलरी क्लिंटन से बहुत चिढ़ती थी चाइना की सरकार। चाइना की सरकार को लगता था अगर हिलरी क्लिंटन जीत जाती हैं तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे ह्यूमन राइट्स इशू को बहुत ज्यादा हिलरी क्लिंटन उठाएंगे, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चाइना चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप बन जाए प्रेसिडेंट। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है तो ऑब्वियसली बात है, बीजिंग के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है वो डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस एटीट्यूड के साथ डीलिंग कर लेंगे, चाइना को फायदा होता रहेगा। लेकिन जो कुछ भी एक्सपेक्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप से वो उल्टा ही पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा का पूरा ट्रेड वॉर छेड़ दिया चाइना से। तो जो मिथ थी कि हाँ भाई हिलरी क्लिंटन को हरवा के हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छी डील करेंगे, वो पूरी की पूरी बेकार है। और जिस लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पे अटैक किया अपने ट्रेड वॉर के थ्रू, अब बात यह है कि चाइना पे ट्रेड वॉर तो किया, इससे क्या केवल चाइनीज इकोनॉमी को नुकसान हुआ? नहीं, चाइनीज इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ है और यूएस की इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि चाइना के जो गुड्स है वो यूएस के अंदर आते हैं तो उनके ऊपर हैवी ड्यूटी पड़ रही है। अब जब यूएस के गुड्स चाइना के अंदर जा रहे हैं उसके ऊपर भी हैवी ड्यूटी लगा दी चाइना ने। चाइना की जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म्स है हुआई जैसी, वो थोड़ा परेशान हो रही है, फ्लाउंडर कर रही है। क्यों फ्लाउंडर कर रही है, क्यों नीचे जा रही है? क्योंकि पहले इन फर्म्स के पास अमेरिकन टेक्नोलॉजी का एक्सेस था। ये फर्म्स करती क्या थी? अमेरिकन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती थी, अमेरिकन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करती थी, हार्डवेयर ये अपना बनाती थी और उन चीजों को दुनिया भर में बेचती थी। ये मोडस ऑपरेंडी था चाइना का।
लेकिन अब अमेरिका ने नियम निकाल दिया है कि हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चाइनीज हार्डवेयर से जो भी इक्विपमेंट बनाए जाएंगे उसको देश भर की कंट्रीज में आप नहीं बेच सकते, अगर बेचोगे तो सैंक्शन लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। तो चाइना का ये मार्केट बंद हो गया। तो जो टेक्नोलॉजी जाइंट्स हैं चाइना के, जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, वो थोड़ा यहां पे घाटे में आ चुके हैं। अभी अमेरिका को भी नुकसान हुआ है। जब अमेरिका से जाने वाले गुड्स के ऊपर चाइना ने टैरिफ लगा दिए तो अमेरिका में भी बहुत सी नौकरियां गई हैं। और एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, कि डोनाल्ड ट्रंप मैन्युफैक्चरिंग बेस को वापस अमेरिका में शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि जो पूरी की पूरी अमेरिका की सप्लाई चेन चाइना में कंसंट्रेट हो चुकी है, इस सप्लाई चेन को चाइना से निकाल के वापस यूएस में लेके आया जाए, ताकि इस सप्लाई चेन के थ्रू यूएस की जॉब्स बढ़े। लेकिन ये सप्लाई चेन निकली ही यूएस से कुछ वजहों से थी, क्योंकि यूएस में एनवायरमेंटल लॉस बहुत स्ट्रिक्ट है, यूएस में लेबर लॉस बहुत स्ट्रिक्ट है। उन कंपनीज को यूएस क्लाउड से काम कराने के लिए यूएस क्लाउड को बहुत पैसा देना पड़ेगा, चाइना में ऐसा नहीं है। तो इस तरीके की जो बेनिफिट्स हैं वो यूएस की जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स और कॉर्पोरेट्स हैं वो छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए पूरी तरीके से इन सप्लाई चेन्स को चाइना से निकाल के यूएस में शिफ्ट करना या किसी और कंट्री में शिफ्ट करना, इसमें डोनाल्ड ट्रंप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए बट उस लिमिट तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो अब तक जो लड़ाई चल रही है यूएस चाइना के बीच में, ऐसा नहीं इसमें चाइना को ही नुकसान हुआ, यूएसए को भी बराबर का नुकसान हुआ। अब बात यह है कि चाइना के लिए मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो क्या फायदा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी किया है उसको अंडू करेंगे जो बाइडन? बिल्कुल नहीं करेंगे। जो बाइडन को पता है कि यूएसए के अंदर चाइना के अगेंस्ट एक लहर सी चल रही है। यूएस में जो भी कोविड-19 फैला है, सबको पता है कि कोविड-19 चाइना से निकला और चाइना ने बहुत ही ज्यादा अनरिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड के साथ इस कोविड-19 के एपिडेमिक को हैंडल किया है। ना ही उन्होंने किसी तरीके की फॉर्मल अपोलॉजी मानी, ठीक है ना, दूसरे को अपने ऊपर अपने राइट्स को असर्ट किया, उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स इशू किए यूएसए के अगेंस्ट, डब्ल्यूएचओ की हैंडलिंग को इफेक्ट किया। तो ऑब्वियस सी बात है यूएस में एंटी चाइना स्टैंस है। एक लिमिट से ज्यादा जो बाइडन एंड चाइना की तरफ एक अच्छा स्टैंस नहीं दिखा पाएंगे। यह अलग बात है कि हिस्टोरिकली जो डेमोक्रेटिक पार्टी रही है वो चाइना की दोस्त रही है, और जो रिपब्लिकन पार्टी रही है वो कुछ हद तक एंटी चाइना रही है। बट यहां पे भी जो बाइडन पावर में आने के बाद थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। आउटराइट ट्रेड वार शायद वो चाइना के साथ ना छेड़े, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाइना के साथ रिश्ते एकदम से बहुत अच्छे हो जाएंगे और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो चाइना के लिए यहाँ पे भले ही ट्रंप जीते चाहे जो बाइडन जीते, प्रॉब्लम्स आगे भी रहने वाली हैं। हाँ, ट्रंप के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। ट्रंप ने एक मैसिव फुटिंग पे ट्रेड वॉर सा छेड़ रखा है चाइना के अगेंस्ट, और अगर ये फिर से आ जाते हैं ये उस ट्रेड वॉर को चालू रखेंगे और एंटी चाइना कोलिशंस को बनाते चले जाएंगे, जैसे कि क्वाड में ये कर रहे हैं। जो बाइडन थोड़े से प्रिडिक्टेबल हैं, थोड़ा सा उनके एक्शंस को प्रिडिक्ट कर पाना चाइनीज स्ट्रेटजी पॉलिसी मेकर्स और उनके लीडर्स के लिए आसान होगा। तो ये सब बातें हैं। इससे एक आउटकम निकल के आया है कि चाइना की जो एसेंडेंसी है, चाइना का जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का विजन है, वो चाइना अब एग्रेसिवली परस्यू कर रहा है। चाइना कहीं ना कहीं अपने आप को एक हेगोमोनिक पावर की तरफ बढ़ाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजीज को इवॉल्व कर रहा है, ताकि यूएस के ऊपर जो भी डिपेंडेंस है चाइना की वो उसे खत्म कर सके। तो ये था पूरा एनालिसिस। आई होप दोस्तों आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया हो तो, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। गुड बाय।